हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि झारखंड बजट है। इस बार का बजट 3 मार्च 2022 को झारखंड के माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। तो जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बजट से और इकोनॉमिक्स, झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। इस बार का जो झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया और झारखंड बजट, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे और यह हमको विभिन्न वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आपको हम बता दें, यह जो वीडियो रहेगा आपका झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे का 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी तरह झारखंड बजट के लिए भी आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड बजट के 2 वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग जो इसके प्रमुख तथ्य हैं, जो प्रमुख घोषणाएं की गई झारखंड सरकार के द्वारा इस बार के बजट में, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। और झारखंड बजट के दूसरे वीडियो में जो प्रश्न इस पर बन सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला बार भी 40 से 50 प्रश्न चर्चा किया था आपसे साथ, हमने यहां पर भी हम लोग इस बार भी दूसरे वीडियो में 40 से 50 प्रश्न संपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के बजट जो क्लास है झारखंड बजट पर, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, स्वरूप एकेडमी। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा स्वरूप एकेडमी, तो आपको वहां पर मिलेगा। इसके साथ ही जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए, और अभी जैसा कि आपको पता है जेटेट, झारखंड हाई स्कूल टीचर और झारखंड +2 टीचर, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और जेटेट के लिए लाइव बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के आने वाले दिनों में प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें अभी जो है जो क्लासेस उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर के लिए संपूर्ण आपको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और विशेष ऑफर अभी चल रहा है, तो जो भी छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। होली विशेष, ये विशेष ऑफर है। आप इसमें जितना जल्द हो सके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन और हमारे ऐप पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, स्वरूप लर्निंग ऐप पर। और इसमें जितने भी, सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि यह ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। उसी तरह जेएसएससी और जेपीएससी के लिए भी विभिन्न जो कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज हो गए, क्लासेस हो गए, रिकॉर्डिंग हो गया, और साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए, और झारखंड दरोगा और जेपीएससी के लिए भी आने वाले जेपीएससी पीटी और मेंस और फाउंडेशन बैच के भी कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं। ये कोर्सेज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पर जाकर स्टोर में आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप वहां पर संपर्क करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, झारखंड बजट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में आर्टिकल नंबर 112 में यह मेंशन किया गया है कि हर साल जो भारत सरकार है वो एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, और वही वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है उसी में एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है और बजट होता है। तो हर एक राज्य सरकार भी ये दोनों जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो पेश करते हैं, जिसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो इस बार का बजट पेश किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, तो ये माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया, और इनके कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। इन्होंने पहला जो बजट पेश किया था 2020 में किया था, दूसरा जो है 2021 में, और तीसरा जो है ये 2022 में बजट पेश किया गया है। झारखंड राज्य 2000 में बना था। 2000 में बनने के बाद अभी तक झारखंड में 20 बार बजट पेश किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप पूछिएगा सर कि झारखंड जब से बना है तब तक अगर देखिएगा तो 22 साल हो जाते हैं अकाउंटिंग ईयर के आधार पर, तो अभी 20 बजट क्यों पेश हुआ? तो इसके पीछे 2 कारण थे, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था,
और 2 बार ऐसी परिस्थिति में लगा था जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना था, लेकिन उस समय झारखंड में राष्ट्रपति शासन था, इसीलिए 2 बार बजट नहीं पेश किया गया था, 2009 में और 2013 में। इन दोनों बार बजट नहीं पेश करने की वजह से अभी तक इस बार को मिलाकर 20 बार जो है बजट पेश किया जा चुका है। आगे हम लोग देखेंगे ये भी कि कौन कौन से जो वित्त मंत्री रहे या फिर जिनके पास, मुख्यमंत्री के पास भी वित्त मंत्री का प्रभार था, उन्होंने बजट पेश किया। आगे हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बजट में जाने से पहले, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसी में 2 जो लेखा जोखा है पेश किया जाता है हर साल, आर्थिक सर्वेक्षण और जो है बजट। तो उसी को हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि हर साल जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में इसके बारे में वर्णन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसमें कि एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा होता है बजट। हम लोग चूंकि झारखंड संदर्भित पढ़ रहे हैं तो हम लोग झारखंड के संदर्भ में ही लेकर चलेंगे। जैसे कि अभी जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण इस साल पेश किया गया, ये 2 मार्च को पेश किया गया, 2 मार्च 2022 को। और ये दोनों वित्तीय विवरण जो है झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। जैसे कि अभी वित्त मंत्री कौन है, रामेश्वर उरांव, तो 2 मार्च को झारखंड विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, और झारखंड बजट जो है वो 3 मार्च को पेश किया गया। सामान्यतः जो बजट से पहले ही पेश कर दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। अब इन दोनों में क्या चीज रहता है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं इसमें पिछले साल के जो लेखा जोखा है, जो घटनाएं घट चुकी, मतलब कि जो भी राज्य में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो खर्च किए गए, जो प्राप्तियां हुई, जो विकासात्मक कार्य किए गए, कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उन सब का लेखा जोखा इसमें दिया जाता है। ये जो बीत चुका है पिछले साल का, मतलब कि अगर हम बोले कि इस बार झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का पेश किया गया, 2021-22 का मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष क्या होता है, मतलब कि एक पीरियड है, लेखांकन वर्ष होता है वित्तीय वर्ष, जो कि प्रारंभ होता है हर साल के 1 अप्रैल को और एंड करता है अगले साल के 31 मार्च को एंड करता है। जैसे कि हमने बोला कि यहां पर 21-22 का पेश किया गया, इसका मतलब यह है कि ये झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, इसमें पिछले साल के जो लेखा जोखा है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 31 मार्च 2022 तक का इसमें लेखा जोखा दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसमें उन सारे के बारे में विवरण होता है, या फिर जो भी आर्थिक विकास का पैमाना रहा, जो आर्थिक विकास की वृद्धि रही, बेरोजगारी का स्तर क्या रहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना खर्च हुए, क्या क्या विकास हुआ, उन सब के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में दिया जाता है। आज हम लोग इस पर बात नहीं करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया है, इसके लिए अलग से 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसी में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे और साथ ही प्रश्नों को चर्चा करेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से बजट पर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड बजट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि झारखंड बजट अभी 2022-23 लिखा गया, क्योंकि ये भी एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो झारखंड बजट 2022 के लिए पेश किया गया, तो जो बजट होता है ये एक तरह से आगामी वर्ष के लिए होता है, आगामी वर्ष।
जैसे कि यहां पर बोला गया कि 2022-23 के लिए, मतलब कि ये जो बजट पेश किया गया 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए ये बजट पेश किया गया है, 1 साल के लिए। इसमें बजट में क्या होता है, बजट का मतलब होता है एस्टीमेट, और इसमें आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष में, आगामी वर्ष में जो राज्य सरकार जहां से पैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि बजट एक एस्टीमेट है कि कहां पर कितने खर्चे करने हैं और कहां से आय हमें प्राप्त होगा, कहां आय के विभिन्न स्रोत आ सकते हैं, उनका विवरण होता है बजट में। और यही जो अभी झारखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया है। क्लियर? तो हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये आज इसका पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम लोग इस पर जो विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं उसको चर्चा करेंगे। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले यहां पर बजट से ही स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से यहां पर स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कि बजट होता क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि बजट जो होता है आगामी वर्ष के लिए होता है, आने वाले सालों के लिए होता है। जैसे कि हमने बोला बजट अभी 2022-23 का पेश किया गया, मतलब कि आने वाले 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ये पूरा बजट है। बजट में क्या होता है, तो बजट में आय और खर्चे का ब्यौरा होता है। सरकार को पैसे कहां से आएंगे और सरकार जो है पैसे वो कहां पर खर्च करेंगे, क्योंकि आय और प्राप्तियां के आधार पर ही तय किया जाएगा कि खर्चे कहां होंगे और आय आएंगे कहां कहां से आएंगे। तो जैसे कि आय के स्रोत सरकार के क्या हो सकते हैं, तो आय के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, कर के रूप में प्राप्त होते हैं, गैर कर राजस्व के रूप में, और अन्य केंद्रीय सहायता के रूप में, केंद्रीय करों में राजस्व के रूप में, लोक ऋण लिया जाता है। इसके आधार पर यहां पर जो प्राप्तियां हैं वो देखी जा सकती है। और जो खर्चे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, सैलरी देने के रूप में, पेंशन देने के रूप में, कल्याणकारी योजनाओं में, विभिन्न प्रोजेक्ट में, उन पर खर्च किए जाते हैं। तो वही विवरण जो है हमें बजट में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो बजट होता है वो वास्तविक नहीं होता है, यह एक आकलन होता है कि आने वाले वर्षों में हम इतना खर्च करेंगे। ये एक्चुअल से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि आप तय करते हैं ना कि हमें शॉपिंग करने जाना है, तो इस बार मेरा बजट क्या होगा। शॉपिंग करने गए तो वहां पर पता चला कि आपने पूछा कि आपको कौन से कपड़े लेने हैं, तो आपने बोला कि पैंट शर्ट लेना है। तो आपसे पूछा जाता है कि बजट क्या है। बजट का मतलब वो पूछने ये रहा है कि आप एक्चुअल ही बताइए कि हमें इतना का ही चाहिए। वो तो एक आपका एस्टीमेट पूछता है कि आप कितना तक ले सकते हैं, वही चीज यहां पर बजट है। और बजट ये 12 महीने का होता है, वित्तीय वर्ष के लिए होता है। वित्तीय वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष को इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट को आप यहां पर कुछ नोट कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है इसमें सभी को पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार का बजट, जैसा कि हमने बताया कि इस बार का बजट जो है अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इन्हीं के द्वारा इस बार का बजट पेश किया गया है। ये अभी लगातार 3 बार से बजट पेश करते आ रहे हैं, और इन्होंने पहली बार जो बजट पेश किया था 2020 में पेश किया था, फिर 2021 में पेश किया, और 2022 में इन्होंने बजट पेश किया। जो इस बार का बजट पेश किया गया है ये 3 मार्च 2022 को बजट पेश किया गया। और इस बार का जो बजट है विधानसभा में जो पेश किया गया, ये कुल जो बजट है वो है 1,01,101 करोड़ का, जो आज तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है। प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि इस अभी तक झारखंड राज्य बनने के बाद 20 बार बजट पेश हुए हैं। इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट झारखंड का पेश किया गया है। 1 लाख करोड़ के बजट में अगर देखा जाए तो आगे हम बताएंगे कि ये जो बजट के जो विभिन्न घटक होते हैं, इसमें प्राप्तियां होती हैं और खर्चे होते हैं। इसमें प्राप्तियां में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, उसी तरह खर्चे में भी राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे आते हैं। तो जो ये खर्चे होते हैं, चूंकि बजट जो होता है आय और खर्चे का ब्यौरा होता है, तो इसमें अगर खर्चों की बात करें तो इसमें कुछ पूंजीगत खर्चे होते हैं और कुछ राजस्व खर्चे होते हैं। तो ये 1,01,101 करोड़ में
अगर हम बात करें तो इसमें कुल जो राजस्व खर्चा, आगे हम बताएंगे कि राजस्व खर्चा क्या होता है और पूंजीगत खर्चा क्या होता है। राजस्व खर्चा का जो इस बार अनुमान है जो बजट में, वो करीब 76,272.30 करोड़ है, जबकि पूंजीगत जो खर्चा है, व्यय है, वो करीब 24,827 करोड़ है। अब विकास दर की बात करते हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में विकास दर क्या रह सकती है। पिछले बार के बजट में अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में, पिछले साल सरकार ने जब बजट पेश किया था और पिछले बार भी माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ही पेश किया था, तो पिछले बार के बजट का अनुमान था 9.5%। इस बार का जो बजट का अनुमान है 2022-23 के लिए, इसमें देखिएगा कांस्टेंट प्राइस के आधार पर 6.15% है, और वही अगर हिंदी में इसको स्थिर मूल्य बोलते हैं, स्थिर कीमत, और वही अगर हम बात करें करेंट प्राइस, चालू कीमत के आधार पर, तो वो है 10.72% होने का अनुमान लगाया गया है। अब ये कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस क्या होता है, तो एक्चुअली स्थिर मूल्य जो है एक बेस ईयर के आधार पर निकाला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो राष्ट्रीय आय का अनुमान करती है सीएसओ के द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा ही अभी बेस ईयर जो रखा गया है 2011-12 को रखा गया है, वही बेस ईयर हैंडेड होता है। तो वही उसी के आधार पर ये स्थिर मूल्य उस समय जो करेंसी, इंडियन करेंसी का जो वैल्यू था, उसके आधार पर निकाला जाता है, और करंट प्राइस के आज के वर्तमान के आधार पर, एक सीधा से समझिए कि इन्फ्लेशन को दिखाते हुए दो मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर 2011-12 में चले जाएंगे तो वहां पर जो आज का रुपीस का वैल्यू है वो कम, मतलब ज्यादा होगा, वैल्यू की बात कर रहे हैं। और अभी देखिएगा हमारे दिनों दिन समय के साथ हमारे इंडियन रुपीस का करेंसी का वैल्यू घट रहा है, तो इसीलिए देखिएगा आज के चालू कीमत पर इसका जो रेट ऑफ जो विकास दर का रेट है वो ज्यादा है, इसीलिए यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं कि इस बार के बजट में कोई नया चीज क्या देखने को मिल रहा है। तो झारखंड सरकार ने इस बार, ऐसे तो पिछले बार के जैसा ही जो 2 बार बजट पेश किया गया, शिक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, इस बार के भी बजट में वैसा ही प्रावधान है। लेकिन हाँ, एक चीज यहां पर नया चीज ये देखने को मिला कि अभी तक जितना बजट लाया जाता था स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्चे करने के लिए जितना बजट लाया जाता था, इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र में 27% खर्चे को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि स्वास्थ्य पर इस बार ज्यादा खर्चे किए जाएंगे पिछले बार के मुकाबले। जैसा कि हमने बताया, ये अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है, और इससे पहले 2021-22 में, मतलब कि पिछले साल ही 91,277 करोड़ का माननीय वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया गया था। अब यहां पर एक राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। जब भी बजट पेश किया जाता है, भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा और एक राजस्व अधिशेष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट, और इसको फिजिकल सरप्लस। फिजिकल सरप्लस का मतलब ये हुआ कि खर्चे कम हो रहे हैं, प्राप्तियां आय ज्यादा है, और फिजिकल डिफिसिट में इसमें खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जबकि आय जो है, प्राप्तियां है, वो कम है। भारत का एकमात्र ऐसा एक राज्य सिर्फ बिहार ही है जहां पर आय ज्यादा है, खर्चे कम हैं, एकमात्र राज्य है। बाकी सभी राज्यों में खर्चे ज्यादा होते हैं, उनके पास आय कम होता है, और झारखंड भी उसी में राज्य में है। झारखंड सरकार का इस बार का जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा की वजह से सरकार को ऋण ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि खर्चे आप ज्यादा कर रहे हैं, स्रोत कम है, तो सरकार क्या करेगी, ऋण लेगी, हमारे राज्य पर डेब्ट का भार ज्यादा पड़ेगा, और ये अब तक का सबसे बड़ा फिजिकल डिफिसिट यहां पर देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं राजकोषीय घाटा जो इस बार है वो करीब 11,286.46 करोड़ है, जो कि हमारे राज्य के जीएसडीपी का, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे जीएसडीपी का 2.81% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहां से सीधे से प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग यहाँ पर कि जो कंपोनेंट हैं राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है, इसको क्या समझते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसा कि हमने बताया कि जो बजट होते हैं उसके दो घटक होते हैं, इसमें दो चीजें होती है, एक आय होता है या फिर प्राप्तियां, रिसिप्ट्स, और एक खर्चे, एक्सपेंडिचर। ये भी दो तरह के होते हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट्स। खर्चे भी इसमें दो कैटेगरीज को बांटते हैं, एक जो होता है इसमें राजस्व खर्चे, और दूसरा जो इसमें होता है पूंजीगत खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चार कंपोनेंट में ये पूरा बटा हुआ है, प्राप्तियां और खर्चे। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम सबसे पहले आय में बात करते हैं, तो राज्य सरकार को कर के रूप में राजस्व मिलता है, गैर कर जैसे होल्डिंग टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह हो गया। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहां पर इन सब के बारे में, बजट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोई अलग चीजें नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही जो कर राजस्व के रूप में, गैर कर राजस्व के रूप में जो प्राप्त होता है, ये सारे राजस्व प्राप्तियां होती हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह और बहुत सारे अन्य जगह से सरकार जो है पैसे इकट्ठा करती है, उनको अपने राज्य को चलाने के लिए, वो पूंजीगत प्राप्तियां होती है। अब खर्चे में आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर में। राजस्व खर्चे, जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार का जो राजस्व खर्चा है, राजस्व व्यय है 76,273.30 करोड़ है। तो ये क्या हुआ, ये सरकार के जो हमेशा होने वाले खर्चे होते हैं, जैसे कि पेंशन देना है, सैलरी देना है अपने एम्प्लॉइज को, राज्य के एम्प्लॉय को, या फिर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर खर्चे करने हैं, तो ये सारे राजस्व खर्चे के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूंजीगत खर्चे में जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या फिर जो विभिन्न प्रोजेक्ट होते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने में, भूमि वगैरह पर जो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे ये पूंजीगत खर्चे होते हैं। जो इस बार का पूंजीगत खर्चा जो है वो टोटल 24,827.70 करोड़ रुपया है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर एक टर्म आया था जीएसडीपी, जैसे कि आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर आपको जीडीपी देखने को मिलता था। तो ये जीडीपी के संदर्भ में ही है राज्य का जीएसडीपी, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जेएसडीपी, झारखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक साल में अपने क्षेत्र के भीतर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी वस्तुएं बनती है, बहुत सारे वस्तुओं और सेवाओं का बेचा जाता है मार्केट में, तो उसी का जो अंतिम मूल्य होता है एक साल के दौरान झारखंड के क्षेत्र में, उसी को झारखंड का जीएसडीपी कहा जाता है। क्लियर है। तो इसी का देखिए यहाँ पर राजस्व घाटा, इसी का मतलब कि हमारे राज्य के आय का ये 2.81% राजस्व घाटा है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर हमने सारे डिस्कस कर लिया और इससे रिलेटेड फैक्ट वगैरह। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक हम टेबल के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो राज्य सरकार को, जैसा कि हमने बताया कि सरकार के पास पैसे आएंगे 1,01,101 करोड़ रुपया का इस बार का बजट है, तो पैसे कहां कहां से आएंगे। अब ये पैसे कहां कहां जाएंगे का मतलब क्या है कि जो 1,01,101 करोड़ है वो खर्चे कहां पर होंगे और ये पैसे कहां से आएंगे, एक साइड ये बताया गया है। तो आप यहां पर देखिए, जो पैसे हैं इसमें से करीब 27.71% सबसे ज्यादा ये केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है उस रूप में प्राप्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार बहुत सारे कर वसूलती है, राज्य सरकार को तो अधिकार नहीं है कि आप वो कर वसूल सकती है। तो चूंकि ये राज्य के अंदर से भी, मतलब यहीं से तो कर केंद्र सरकार लेती है,
तो इसमें राज्यों का भी हिस्सा होगा, तो वही राज्य के हिस्से के रूप में यहां पर मिलेगा राज्य सरकार को करीब 26.71, मतलब कि करीब 27,000 करोड़ के लगभग, क्योंकि इस बार 1,01,101 करोड़ का बजट है, तो करीब 27,000 करोड़ के लगभग होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो पैसे आएंगे सरकार के पास राजस्व, कर राजस्व के रूप में, जैसे कि जो होल्डिंग टैक्स वगैरह है या फिर म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, वाटर टैक्स वगैरह, इन सब से प्राप्त होंगे राज्य सरकार को। फिर उसके बाद गैर कर राजस्व के रूप में, जैसे कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके सरकार रखी है या फिर कहीं पर जो खदान वगैरह होते हैं उनकी नीलामी वगैरह होती है तो वहां से प्राप्त होते हैं, तो ये सारे गैर कर राजस्व के अंदर 13.61% के लगभग आएगा। फिर उसे केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार से मिलेगी 17.22%, और विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त होगा, सरकार लोन लेगी, ये लोन विभिन्न स्रोतों से लोन लिया जाता है। सरकार अपने एक्सपेंडिचर को, चूंकि खर्चे तो हमने तय कर दिया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम खर्च करेंगे, पैसे तो होने चाहिए ना, तो देखा हमने कि कर राजस्व के केंद्र सरकार से कर राजस्व में या फिर गैर कर राजस्व में या केंद्रीय सहायता में इतना मिल गया, लेकिन फंड तो अभी घट रहा है, तो यही लोन लिया जाएगा, और वो करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अग्रिम और कर्ज वसूली से करीब 0.08% के लगभग आएगा। अब यहाँ पर पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा 13.54%, मतलब 1,01,101 करोड़ में शिक्षा क्षेत्र पर 13.54% खर्चा कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण विकास पंचायती राज पर 12.59%, 4.4 पथ एवं परिवहन में, ये सारा डाटा दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर कि ये सारी याद करने के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं, सब इसमें कम से कम ये जरूर याद रखिएगा कि इस पर सबसे ज्यादा खर्चे होंगे, और इसमें ये तो याद रख सकते हैं केंद्रीय कर के रूप में इस बार कहां से कितना मिलेगा वो याद रखिएगा। इसका हम चूंकि ये परसेंटेज में है, अब इसका कुछ डाटा जो फिगर में है, जैसे कि रुपीज में कितना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। कर राजस्व के रूप में 24,850, गैर कर राजस्व के रूप में 13,742, केंद्रीय सहायता के रूप में 17,405 करोड़ के लगभग, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 27,006 करोड़ के लगभग, लोक ऋण के रूप में 18,000 करोड़, और अन्य में प्राप्त जो होंगे वो 75.84 करोड़ के लगभग ये प्राप्त होंगे। ये रुपीज में अमाउंट है, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और बोलिएगा सर कितना जल्दी तो याद नहीं होगा, बिल्कुल ये चीज हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे कि आप उसे आसानी से याद कर सके, क्योंकि इसका रिवीजन करिएगा तभी इसीलिए हमने प्रैक्टिस सेट इसमें नहीं करवा रहे हैं, अगले क्लास में करवाएंगे, जिससे कि आप ये याद रहे तो आप उत्तर आसानी से दे सके और वो आपको हेल्पफुल हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि अभी तक झारखंड में 20 बार बजट पेश हुआ है, झारखंड राज्य बनने से लेकर अभी तक कुल 22 बार होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 20 बार ही बजट पेश हुआ है। 2 बार हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन, ऐसे तो झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है, लेकिन चूंकि 2 बार ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय एनुअल, चूंकि बजट जो है ना फरवरी माह के और मार्च के लगभग बजट पेश कर दिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर उस समय राष्ट्रपति शासन लगा, इसीलिए नहीं हो पाया। 2009 में और 2013 में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2010 में भी लगा था, लेकिन इस साल बजट पेश हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2009 में और 2013 में बजट पेश नहीं किया गया था, तो मतलब कि अभी तक 20 बार बजट पेश हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसमें अभी तक जिन व्यक्तियों के द्वारा बजट पेश किया गया है उनमें सबसे ज्यादा किन्होंने बजट पेश किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 बार में 18 बार जो है वो रघुवर दास के द्वारा, 4 बार मृगनंदन प्रताप सिंह, उसके बाद 2 बार अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री इन्होंने 2 बार बजट भी पेश किया था। कब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार 2011 में और एक बार 2012 में हेमंत सोरेन ने बजट पेश किया है। उसके बाद स्टीफन मरांडी के द्वारा 2 बार, एक बार राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा, और इस बार 3 बार हो गया है रामेश्वर उरांव के द्वारा, 2020, 21 और 22, 2020, 21 और 22, ये 3 बार पेश किया गया है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहली बार जो झारखंड में बजट पेश किया गया था मृगनंदन प्रताप सिंह के द्वारा ही पेश किया गया था 2 मार्च 2001 को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जितने भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, बजट के जो मूल
पार्ट थे उसको हमने डिस्कस किया, और कुछ अन्य संबंधित तथ्य वगैरह, क्योंकि बजट हम शुरू से डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर इस बार का जो बजट आया, जिसमें आपने देखा कि 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया, तो उसमें किन किन चीजों पर फोकस रहा सरकार का, ऐसे अगर देखिएगा तो सरकार ने हर तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन बहुत सारी इसमें कमियां भी है, जैसे कि रोजगार पर बहुत सारी चीजें नहीं है। जो पहले के बजट में आपको देखने को मिलता होगा कि बजट में रोजगार पर मेन मुद्दा सरकार का होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे ऐसे घोषणाएं हैं जिसमें कि आपको रोजगार चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर आप जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, सबका एक मोटिव यही है कि हमें रोजगार के लिए इस बजट में कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई घोषणाएं तो नहीं हुई है स्पेसिफिक। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह तो आ ही रही है और आने वाली भी है। हाँ, टीचर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो घोषणा की गई है। और अब रही हायर एजुकेशन से संबंधित, तो हायर एजुकेशन से संबंधित वैसे तो कोई प्रमुख घोषणा नहीं हुई है। हाँ, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें की गई है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा पहल किया गया है रीडिंग रूम वगैरह के लिए, और जो रांची में बनाया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि ये तो हर जिले में होना चाहिए रीडिंग रूम वगैरह, एक स्तर पर बना के तो हम बहुत ज़्यादा छात्रों को तो फायदा नहीं दे सकते हैं, हर जिले में होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज है, बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य कार्य किए गए हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर या फिर ग्राम स्तर पर जो पहल की गई पुस्तकालय वगैरह खोलने की, तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल है। तो शिक्षा के क्षेत्र पर चूंकि बजट में भी देख सकते हैं शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अन्य घोषणाएं की गई है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला घोषणा देख सकते हैं, मुफ्त वाली चीज़ें यहाँ पर हमने पहले लेके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है गरीब किसानों, मतलब गरीब जो हैं या फिर जो किसान हैं, गरीब किसान नहीं, गरीब और किसानों के लिए है ये, गरीब और किसानों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। पहला घोषणा हुआ प्रमुख। दूसरा, यहां पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां पर पूछा जा सकता है कि कितने यूनिट तक बिजली फ्री में दिया जा सकता है, तो 100 यूनिट तक। इसके अलावा अब राज्य सरकार जन वितरण, जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके माध्यम से दाल भी उपलब्ध कराएगी और 1 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से उनको दाल दिया जाएगा जो इसके लाभार्थी हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के द्वारा ये लाया गया एक प्रमुख आवास योजना है, जिसका तहत 2022 तक सभी आवास विहीन को घर उपलब्ध कराना है। तो जैसा आपको पता है इसमें राशि जो मिलती है एक बहुत ही लमसम राशि होती है, जिसके आधार पर अगर कोई घर बनाना चाहे तो बहुत अच्छा घर तो नहीं, लेकिन हाँ रहने सहने के लिए बन जाता है। तो सरकार ने इसको और भी एक अच्छा पहल ये की है कि राज्य सरकार भी इसमें अलग से 50,000 उपलब्ध कराएगी, जिससे कि आप एक और 2 रूम आप बना सकते हैं। इसमें ऐसे बोला गया है कि 50,000 में देंगे तो उसके आधार पर एक रूम और बना सकते हैं, एक कमरा और बना सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है, 50,000 अतिरिक्त दिया जाएगा। ये एक्चुअली पिछले बार बजट में भी ये था, इस बार भी बजट में है, पिछले बार तो चालू नहीं हुआ, इस बार देखते हैं। अब यहाँ पर एक नया योजना देखने को मिल रहा है, वह है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी, गोबर की खरीदारी करेगी और बायोगैस की बढ़ावा देगा, जो भी एक अच्छी पहल है। और इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बायोगैस की खरीदारी करेगी तो किसानों को इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि बायोगैस जो गोबर वगैरह खरीद है किसानों से ही की जाएगी, तो एक उनको लाभ मिलेगा और उनको एक तरह से किसान को एक नया रोजगार सृजन होगा। तो सरकार ने अपेक्षा किया कि करीब 40,000 लगभग किसानों को स्वरोजगार मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन के लिए करीब 1,894 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मनरेगा के तहत 2022-23 में मतलब 12 महीने में करीब 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य लिया गया है, जो इस बार बहुत ज्यादा है। अगर अचीव होता है तो बहुत सारे लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद बात करें तो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। अभी तक इसमें तो बताया नहीं गया है कि अगर मान लीजिए आप कोई उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आती है छात्रों के साथ, तो उसी के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को आर्थिक समस्याएं तो आती है बिल्कुल हायर एजुकेशन के समय, और आजकल पढ़ाई भी देख रहे हैं बहुत सारे खर्चे हैं, खासकर पढ़ाई से ज्यादा तो रहने खाने के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी,
तो अब इसका लाभ किनको मिलेगा और कितना मिलेगा ये अभी तय नहीं किया गया है। हाँ, योजना प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद इसके बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। अब अगर हम बात करें अगले बच्चों के बारे में, तो बच्चों के लिए यहाँ पर करीब आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक वगैरह उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर जैसे कि रांची में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, आकांक्षी योजना याद होगा रघुवर दास के कार्यकाल में करीब 15-16 या 16-17 में ये प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि जो 9th 10th 11th 12th के जो छात्र छात्राएं हैं जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में मेडिकल आईआईटी जैसे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने एक पहल की थी, कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी उन बच्चों को जो मेडिकल आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छे रैंक लाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी के साथ एक नया चीज यहाँ पर जुड़ा गया है कि रांची में रीडिंग रूम उनको उपलब्ध कराया जाएगा उन बच्चों को, जिससे कि वो लाभार्थी मतलब लाभ इसका ले सके। क्योंकि आजकल देखिएगा, चाहे आप हॉस्टल में रहिए, घर पर रहिए, तो पढ़ाई के लिए ज्यादा बेस्ट एक रहता है कि एक ऐसा माहौल मिले, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम वगैरह जो है उसको प्रीफर किया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ये कर रही है। अब ये रांची में ही है, हो सकता है कि बाद में अन्य जगह पर प्रारंभ भी किया जाए, लेकिन रांची के लिए घोषणा हो चुका है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा पर करीब सरकार जो है 11,607.67 लाख जो है खर्चा करेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये तो गुरुजी शिक्षा क्रेडिट कार्ड योजना, ध्यान रखिएगा जितने भी नई नई योजनाएं हैं उसको आप नोट करते जाना है, एक जगह योजना को आप लिख लीजिएगा। ज्ञानोदय योजना, ये आपको याद होगा, ये रघुवर दास के काल में ये भी प्रारंभ हुआ था, उसको और भी विस्तार यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने क्या किया है कि अब यहाँ पर साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी विकसित की जाएगी। जिला में जैसा कि प्रारंभ में बता रहे थे, जिला पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, जो ये भी एक अच्छी पहल है। उसके बाद आप स्वास्थ्य पर बात करते हैं, तो इस बार हमने बताया कि इस बार पिछले बार के मुकाबले स्वास्थ्य पर 27% अधिक खर्चा किया जाएगा। कहां कहां क्या खर्चा होगा, तो एक 300 बेड का अस्पताल सभी जिलों में अपग्रेड किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पहल है ये। क्योंकि हमारे यहाँ देखिएगा, अभी कोरोना में ही देखिए, कोरोना में भले ही हमारे यहाँ कोरोना केस बहुत सारे राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम थे, लेकिन डेथ रेट देखिएगा राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा था। राष्ट्रीय औसत से भी हमारे यहाँ डेथ रेट कोरोना काल में ज्यादा है। उसका कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। बड़े बड़े आप शहर देखिए, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, भले ही वहां पर बहुत ज्यादा केसेस थे, लेकिन सुविधाएं भी, तो यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि किस अस्पताल में जाए, लेकिन वहां पर ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ पर एक दो सिटी को छोड़ दिया जाए, जिलों को छोड़ दिया जाए, जैसे रांची हो गया या फिर कुछ अन्य जिले, बाकी सारे 22-23 जिले में सुविधा न के बराबर है। तो एक अच्छी पहल है, अगर इस पर ज्यादा सरकार अच्छी करेगी तो एक बहुत अच्छी पहल होगी 300 बेड अस्पताल। इसके अलावा रांची के जो प्रमुख, मतलब शहर के जो राज्यों के जो प्रमुख हॉस्पिटल है उनको और भी ज्यादा सुविधा युक्त बनाया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल में अपग्रेड होंगे, ये भी एक अच्छी पहल है। इसके अलावा भोजन और रोजगार पर क्या करेगी सरकार, तो इस बार के बजट में 5 लाख और भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख और लाभुकों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा जो अब यहाँ पर देखिए रोजगार के लिए यहाँ पर घोषणा किया गया है कि सरकार जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक हो चुके हैं, उनके लिए रोजगार तैयार किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा पता नहीं। श्रम नियोजन में करीब 590 लाख रुपए का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरना, हरगढ़ी, मसना की 4 दीवारी का निर्माण, ये सामान्य चीजें हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग इसलिए हम हाईलाइट उनको किए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है, ये भी एक अच्छी पहल है। क्योंकि देखिएगा हमारे राज्य में सोलर ऊर्जा से जो, अगर इस पर सरकार अच्छी पहल करती है, क्योंकि हमारे राज्य में देखिएगा 365 दिन में करीब 300 से ज्यादा दिन सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, तो उससे सोलर ऊर्जा उत्पादित करके हम अपने जो राज्य में जो ऊर्जा की एक कमी है उसको पूर्ति किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, 175 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये भी एक अच्छी पहल है। इसके बाद हम अगर बात करें नागरिक सुविधाओं के वृद्धि के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे रिंग रोड वगैरह और फ्लाईओवर वगैरह की प्रस्ताव है रांची में जाम को समस्या को खत्म करने के लिए, तो ये एक जनरल केस है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस की भी बजट में प्रावधान किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एयर एम्बुलेंस
रांची के सौंदर्यीकरण, ये रांची और देवघर में जो है आवासीय कॉलोनी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास इस बार करीब 3055 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तो एक अच्छा बजट दिया गया है। इसके अलावा जलप्रपात, एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पर बहुत सारे पहल कर रही है। जैसे कि यहाँ पर आप पिछले बार भी देख सकते हैं, पिछले बार भी पहल की गई थी। अब यहाँ पर राज्य में देखिएगा बहुत सारे जलप्रपात हैं, तो जलप्रपातों को विकसित किया जाएगा और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा रोपवे का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि एक अच्छी पहल है यहाँ पर। अभी जैसे कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अभी कहाँ पर रोपवे के लिए प्रस्तावित है। शायद एक न्यूज़पेपर में, बहुत जगह हम देखे तो नहीं थे, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गढ़वा जिले में दिया हुआ था। उसके बाद युवाओं के लिए गांव स्तर पर सिंधु गांधू क्लब की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य घोषणाओं में, तो अगर हम सभ्यता और संस्कृति पर बात करें तो जैसा कि हमने बताया, युवाओं के लिए क्लब स्थापित होगा और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हो जाएगा राज्य स्तर पर। और करीब इस बार जो है 350 करोड़ रुपए है पर्यटन और कला संस्कृति पर खर्च किया जाएगा। गांव पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। जैसे कि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार झारखंड के करीब 1828 ऐसे पंचायत हैं जो कि जहां पर जीरो ड्रॉप आउट केस देखने को मिल रहा है। मतलब कि वहां पर कोई भी बच्चे अपने एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई को। इस बार तो यहां पर ये प्रश्न बना सकता है कि अभी तक झारखंड में कितने पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया गया है, तो 1828। अब एक बार इस बार और भी एक पहल की गई है कि 2022-23 में करीब 1000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट के लक्ष्य रखा गया है। तो यहां पर ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा यहां पर एक सीएम सारथी योजना शुरू करने की भी बात की गई है। अब यहां पर बजट की और भी अन्य घोषणाओं में बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल भी हमने बताया था आपको कि पिछले साल सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो किसानों को मुआवजा दिया जाता था, राज्य सरकार ने, झारखंड सरकार ने उसको बंद कर दिया और अपना एक नया योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रारंभ किया है। पिछले साल ये प्रारंभ हुआ है। इस बार इसके लिए एक अलग से कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है जो कि करीब 25 करोड़ का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य पहल में, तो ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करना तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराना के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों का स्थापना किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रामीणों को पढ़ने के लिए किस तरह के केंद्र स्थापित होंगे, तो पंचायत ज्ञान केंद्र, ये नाम याद रखिएगा। अब इसके बात करें तो इसके लिए करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार पकाने एवं वितरण करने के लिए बर्तन और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति भी की जाएगी। इसके अलावा करीब विद्यालय के बाहर रह रहे करीब 23,000 किशोरियों को चयन किया जाएगा और उनका नामांकन 8वीं एवं 10वीं में कराया जाएगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके। इसके अलावा बच्चों की गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार की जाएगी। इसके लिए रेमेडियल क्लास की शुरुआत की जा रही है, निदानात्मक शिक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल क्लास की सुविधा, और इसके लिए करीब 40 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो करीब 42,000 शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। टैब, आने वाला टैबलेट नहीं, दवाई नहीं, टैब, डिजिटल पैड उपलब्ध कराया जाएगा। और एक यहाँ पर नया पहल है, जैसे टीचर के लिए हमने बताया था, तो आपको पता है कि नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो राज्य सरकार के भी ये प्रयास है कि झारखंड में शिक्षा की बहुत ही कमी है, मतलब शिक्षा सुविधाओं की, जिससे कि बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने इसको और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए इस बार जो नई शिक्षा नीति है तथा शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को लागू करने के लिए प्रयासरत है और शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। ऐसे तो देखा जाए तो पहले से ही शिक्षकों के पद बहुत सारे खाली हैं जो सरकार अभी तक भर नहीं पाई है। नए पद सृजित किए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि जो पहले से पद खाली हैं उनको पहले भरिए। क्योंकि अब देखिएगा, अभी 2016 में झारखंड बनने के बाद अगर हम बात करें तो 1 या 2 बार शिक्षकों की बहाली सही से हो पाई है और अभी बहुत सारे पहले के ही पोस्ट खाली हैं।
तो नए सृजित हो रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जो पहले के हैं उनको भी, जैसे कि अभी राज्य सरकार ने नई नई नियमावली बनाई है जेटेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आने वाले दिनों में तो नियुक्तियां आएगी, लेकिन और भी पद का सृजन होगा। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इसमें आप लगे रहिए। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर सरकार तो अभी कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल सरकार कर रही है। हाँ, यहाँ पर बहुत ही स्लो काम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है कम से कम ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो पारा शिक्षकों के लिए यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया है, तो उनके लिए यहाँ पर करीब 600 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में प्रज्ञा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर भी उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब, और करीब इस पर 40 करोड़ खर्चा किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, इसे तो हम बता चुके हैं। और यहाँ पर एक ध्यान रखिए, एक प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट हो रहा है दुमका में, जिसका नाम है मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना। सिंचाई सुविधा को बेहतर करने के लिए दुमका के महालिया और रानेश्वर 2 जगह है, तो यहाँ पर सिंचाई सुविधा इन क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए यह एक योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके बाद एक नया योजना आ रही है, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारे राज्य में करीब 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 81 विधायकों के द्वारा करीब 100 गांवों का चयन किया जाएगा और इनको एक स्मार्ट गांव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जैसे कि इन गांवों में हर चीज की सुविधाएं हो और यहाँ पर जो भी योजनाएं चल रही है उनका 100% लाभ उन क्षेत्र के लोगों को मिल सके, ये एक पहल की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इन गांवों का चयन किस आधार पर होगा, तो अभी तक तो ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ बोला गया है कि विभिन्न मानकों या विभिन्न मानक या स्टैंडर्ड या फिर अध्ययन के आधार पर उन गांवों का चयन किया जाएगा, जो 100 गांव चयन हो जाएंगे स्थानीय विधायकों के द्वारा, उनकी अनुशंसा पर इन गांवों का चयन किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में यहां पर सीधा पूछा जा सकता है कि एग्री स्मार्ट ग्राम योजना जो घोषित किया गया है उसके अंतर्गत कितने गांवों का चयन किया जाएगा, तो 100 गांवों का चयन किया जाएगा। ये स्मार्ट गांव के रूप में विकसित होंगे, जहां पर हर सुविधाएं जो एक शहर में मिल सकती है वो गांवों तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ये तो हो चुका है, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। टैबलेट वगैरह, हाँ एक यहां पर था, जैसे कि यहां पर हमने बताया था कि जो पारस टीचर है उनके लिए तो सहायक शिक्षक का दर्जा उनको मिल चुका है। इस बार 600 करोड़ फंड उनके लिए प्रस्तावित भी है बजट में। अब यहाँ पर बता दें, जो टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, उनके भी मानदेय में वृद्धि की गई है सैलरी में। जैसे कि जो राज्य में जेटेड पास शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, ध्यान रखिएगा पारा शिक्षक के लिए ही है, जो जेटेड पास पारा शिक्षक है उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की गई है, और जो गैर जेटेड पास हैं, गैर टेट पास हैं, उनके मानदेय में करीब 40% की वृद्धि की गई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फाइनली आपका जो बजट की प्रमुख घोषणाएं थे उन सबको हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही है। अब इसका दूसरा क्लास जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जल्दी इसका वीडियो उपलब्ध होगा, और इसमें करीब 40 से 50 प्रश्न जो हैं सिर्फ बजट पर, झारखंड बजट पर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे का भी जल्दी हम 2 वीडियो के माध्यम से वो आपको उपलब्ध कराएंगे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी, ध्यान रखिएगा SVAROOP स्वरूप एकेडमी, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डायरेक्ट आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी छात्र विभिन्न कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, जेपीएससी के लिए, जेटेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, विभिन्न कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं, उसके लिए अभी से ही तैयारी कीजिए, और आने वाले दिनों में इनकी वैकेंसी जरूर आने वाली है। इस आधार पर आप तैयारी में लगे रहिए, जिससे कि आप समय पर अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकें, वरना फिर नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। और बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड टीजीटी, पीजीटी और जेटेट या जनरल पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पाद सिपाही और सीजीएल और जेपीएससी के लिए भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्वरूप एकेडमी, इसका पीडीएफ वहीं पर आपको उपलब्ध होगा, या फिर हमारे ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, वहां पर भी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा। रिसेंट जो मटेरियल है झारखंड
करंट अफेयर्स, वहां पर भी ये PDF आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।